ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। पहली कविता मई की एक दोपहर। बैसवारा में अगर आमतौर पर यह कविता लिखी जाती तो मई की जगह पे जेठ की दोपहर होती, क्योंकि वो ज्यादा तपती। हो सकता है कि बंगाल में मई में ज्यादा गर्मी होती हो, तो इससे कोई विशेष ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। दूसरा ये कि एक कविता के कम से कम दो आयाम जरूर होते हैं। जैसे टीवी का एक प्रसारित करने का स्टेशन होता है और एक रिसीवर होता है, वैसे ही कविता में भी एक लेखक और एक पाठक होता है। कभी कभी कविता पढ़ने में अधूरी लगती है, दरअसल में वो छोड़ी जाती है श्रोता के लिए कि वो उसके आगे अपनी कल्पना, अपनी वैचारिकता से उस कविता को कहाँ ले जा सकता है। जैसे गजलों में, शेरों में कहा जाता है कि इशारे में बात समझिएगा, तो जो इशारे में बात समझने वाली बात है, वहां मैं ये देखता हूं जब एक बेफिक्र नींद उसको आती है उस चिलचिलाती गर्मी में, तो एक बात तो तय है कि श्रम तो करना पड़ेगा अच्छी नींद पाने के लिए, वो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। बेफिक्र नींद तभी आएगी जब आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, ईमानदारी से कार्य करेंगे, तभी आपको बेफिक्री से नींद आएगी। दूसरा मतलब मैं ये देखता हूँ, इस जब कविता को, ये देखने में बड़ी छोटी सी कविता लगती है, लेकिन अगर इस पर गहराई से सोचता हूँ तो मैं किसान आंदोलन से लेकर के बोल्शेविक की क्रांति तक पहुँच जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मजदूरों को न तो मूल्य मिलता है न तो सम्मान मिलता है। आज तक कभी ऐसे मंचों पे तो मैंने कभी नहीं देखा किसी मजदूर को मंच पर बैठाकर हमने उसकी भी बात सुनने की सामर्थ्य या इच्छा या हमारे अंदर ऐसी कोई भावना आई हो। तो हमारा ये मानना है कि सम्मान तो उस श्रम को भी मिलना चाहिए, सम्मान तो श्रम को मिलना ही चाहिए, वो चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे घरेलू हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय फलक हो। तो ऐसे ही सीधी सीधी सी बात है। और जो आपकी दूसरी रचना है माँ पर मैं छोटा सा पहले दृश्य आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद कविता पर बात करना चाहूंगा। आंख में बचपन में तिनका चला जाता है तो कॉटन की धोती से माँ एक गुफा बना करके अपने होठों से एक बफारा देती थी और उसका चोभा आंख में लगा देती। उस दवा से बेहतर आज तक मुझे कोई दवा मिली। उनकी धोती के आंचल की जो खुशबू है, जब बचपन में हम उसमें छिप जाया करते थे, वो आज तक नहीं मिली। वो फीलिंग कहीं से आ ही नहीं सकती। और मैं अपनी बेटियों को भी, मैं, हमारे दो बेटियां हैं, मैंने दोनों बेटियों को, मैं एक को बड़ी अम्मा कहता हूं और एक को छोटी अम्मा कहता हूं। पुरुष जो है वो चाहे पत्नी हो चाहे बहन हो, उसके घर में अगर कोई स्त्री है तो वह उसमें माँ जरूर ढूंढता है। उसको अंततः माँ ही चाहिए। वो सबसे खुश होता है, सबसे ज्यादा खुश होता है, तब भी उसको माँ चाहिए। जब सबसे ज्यादा दुखी होता है तब भी उसको माँ चाहिए। तो ये ऐसे संवेदनशील विषय जिन पर कविताएं तो बड़ी बड़ी लिखी जाती हैं, छंद और जो भी उनकी कसौटियां होती हैं, मैं उन कसौटियों पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कथ्य पर बात कर रहा हूं।
आपकी कविताएं इतनी सरल शब्दों में है कि शायद बहुत लोगों को लगे कि ये कविता ही नहीं है, लेकिन कविता होती ही ऐसी है जो धीरे से प्रवेश करती है, फिर ठहरती है, फिर सोचने पर विवश करती है, फिर एक लंबे समय तक आप उस पर चिंतन करते हैं और फिर अपने अपने ढंग से उस पर आगे बढ़ते हैं। ये इसके बाद जो तीसरी कविता है, अभी इनका मैं बाद में एक संक्षेप में आपको कॉन्क्लूजन देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं कोई समीक्षक, कोई आलोचक नहीं हूं, मैंने पहले ही आपको बता दिया। फर्क पड़ेगा, आमतौर पर आदमियों को कम फर्क पड़ता है, स्त्रियों को हर छोटी सी छोटी बात पे फर्क पड़ता है। अगर उसके बच्चे ने गंदे कपड़े पहन लिए, इस पर भी फर्क पड़ता है। अगर कोई मामूली सी तंज भरी बात भी कह दी गई, इस पर भी फर्क पड़ता है। और तो उस पर भी फर्क पड़ता है। जैसे कि आखिरी की पंक्तियों में है कि हमारे दिलों की दूरियां या हमारे घरों की दूरियां। मैंने एक गजल में एक शेर लिखा था कि अब दूरियां घरों की इस कदर बढ़ गई हैं कि एक दूसरे से पिंड छुड़ाने लगे हैं लोग। बहुत अच्छे, मतलब जुगनू को आफताब दिखाने लगे हैं लोग। और तो दूरियां जो दिलों में, घरों में, आपस में ये जो बढ़ती जा रही हैं, इसके बावजूद मतलब हम इसके माध्यम से, इसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि हम जो बात आमने सामने नहीं कह सकते, कम से कम इसमें कह सकते हैं। वहीं से हम दूरियां मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, माँ पर बहुत सारा कुछ मुनव्वर राना साहब ने भी लिखा है। मैं उन बातों पर जिक्र करने के पहले जो आपकी एक मुख्य कविता है जो मुझे बेहद प्रभावित करती है, मैं अक्सर सोचता भी हूँ, हमारा भविष्य, बच्चे हमारा भविष्य। और आमतौर पर आदमी को लगता है कि जो कॉन्वेंट में बच्चा पढ़ रहा है, जो लग्जरी बस में जा रहा है, जो 5 स्टार टाइप के स्कूल में पढ़ रहा है, उसको हम बहुत बेहतर सुविधा शिक्षा की दे रहे हैं। लेकिन मैं उसी को देख करके चिंतित हूं कि उसके जीवन में 5 वर्ष की आयु से ही उसका बचपन बड़े खूबसूरत ढंग से, बड़े सजा बजा करके उसको छीन लिया जाता है और उसके पास उसका अपना बचपन रह नहीं जाता है। ये उनसे भी ज्यादा पीड़ादायक है जो कूड़ा बीनते हैं बच्चे। वो पेड़ पे चढ़ सकते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, वो कहीं भी नहा सकते हैं, वो उतना चिंतित नहीं होते हैं जितना ये एलीट वर्ग के, एरिस्टोक्रेट माइंड के या रॉयल फैमिली के, ये जितना मानसिक विकृतियों के शिकार होते हैं उतना आमतौर पर और कोई नहीं होता है। समय मुझे 10 मिनट बताया गया था, इसलिए मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं। बाकी सब लोग, मुझे लगता है कि आपकी कविता सुनकर के ही समझ गए होंगे, वैसे कुछ अतिरिक्त कहने की आवश्यकता है नहीं। वह तोड़ती पत्थर एक वाकई में निराला जी की एक कविता मील का पत्थर थी, लेकिन जहां से वो बात उनकी खत्म होती, उसके आगे आपकी बात शुरू हुई। चुनौतियां, संघर्ष, शोषण, रूप बदल रहा है उसका तरीका बदल रहा है। आप क्या समझते हैं कि कोई लड़की कार से या स्कूटी से जॉब करने जा रही है तो वो स्वतंत्र है? आप क्या समझते हैं कि
वो ज्यादा सुख में है, उसको तो और दोहरी जिम्मेदारियां दे दी गई। तो आज का जो परिवेश है, हम कहने को आधुनिक युग में एक बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं एक कैंडल मार्च निकालने के अलावा? क्या बात है। वाह, इतनी जघन्य घटनाएं होती बहुत हैं बढ़िया, वाह, वाह। कि हम जो है खुलकर सामूहिक रूप से रोते भी नहीं, हमें रोना भी नहीं आता है। अंदर से एक कसक होती है, एक पीड़ा होती है, एक दर्द होता है। इसके बावजूद हमें जो है वह आज की खबर, फिर ताजा खबर कोई कल आ जाती है, वो पुरानी हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है, कोई निराकरण उसका नहीं होता है। तो जैसे मैं अदम गोडवी साहब की दो पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी कविताएं सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग, या यूं कहें हर कवि का धर्म होना चाहिए कि जो शोषित है उसके पक्ष में वो लिखे। अगर वहां उसकी कलम नहीं चलती है, इसका मतलब है वो कतई में उसे लेखक वो दौर चला गया जब हम राजा के घराने में बैठ करके कविताएं लिखते थे। अब हमें सड़क पर, हमें धूप में, हमें कठिन से कठिन स्थिति में बैठ करके कविता लिखने की जरूरत है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। कौन है, कहां से ठीक हो सकता है सब कुछ आसानी से? हम लोग भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत तो ऊपर से होगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि करप्शन जो होता है वो एक झरने की तरह से होता है। जब तक ऊपर से नहीं बंद किया जाएगा, हम नीचे से लाख कोशिश कर लें, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अपने वैयक्तिक स्तर पर हम अपना कार्य ईमानदारी से करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लगी है और सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। और तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, ये जुम्मन के घर में आज भी टूटी रकाबी है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपकी कविताएं एक श्रमिक, एक, और ये कविताएं आपको भी आगे सोचने के लिए छोड़ देती हैं। चाहे तो इसके बाद की आधी कविता आप लिख सकते हैं, इसके बाद की आधी कविता आप लिख सकते हैं। उस मोड़ पे ले जाके वो कविताएं हैं कि सोचने पर विवश कर देती हैं आपको। तो जैसे मैं एक अपनी गजल में एक शेर कहता हूं कि गमे जिंदगी मुस्कुराए तो कैसे, ये अपने दिल के जख्म दिखाएं तो कैसे, और तू सल्तनत है मैं अदना मुलाजिम, बहुत अच्छा। तू सल्तनत है मैं अदना मुलाजिम, ये दीवार बोलो गिराएं तो कैसे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है यार, इतना डूब के समीक्षा लिखना। बहुत बहुत आभार आदरणीय शैलेश प्रताप सिंह जी। अभी अभी हम सबने जितनी अच्छी कविताएं सुनी, उसी सहृदयता के साथ और आलोचकीय विवेक के साथ हमने एक आलोचकीय टिप्पणी भी सुनी। बहुत बहुत आभार आप दोनों को। आप दोनों से अनुरोध है कि कृपया अब यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। और एक छोटी सी सूचना कि चूँकि इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया जा रहा है और बतरस के YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा, तो बीच बीच में
जो सज्जन कभी फोटो लेने के लिए यहाँ आ जा रहे हैं तो उससे रिकॉर्डिंग बाधित हो रही है, तो इसलिए विनम्र अनुरोध है, यदि तस्वीरें लेनी हो तो थोड़ा साइड से लें या पीछे से लें। ये बीच में जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके सामने आकर न लें, थोड़ा कृपया इसका ख्याल रखें। अत्यंत विनम्रता के साथ यह मैं अनुरोध कर रहा हूँ। चूंकि माँ पर कविता, माँ पर से संबंधित कविता की बात भी हुई, आदरणीय मंजू जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ उस कविता का वाचन किया, उसी प्रकार उस पर टिप्पणी भी आई। अब मैं अगले कवि को बुलाऊं उसके पहले माँ से ही संबंधित पहले उनकी एक कविता, फिर उनको आदरपूर्वक मैं मंच